लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाला जो चुनाव है वो ख़त्म हो गया और 1 जून को बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव था और 4 जून को रिजल्ट भी आ गए हैं। यहाँ से मिथिलेश तिवारी जी हार गए और सुधाकर सिंह जी जीत गए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महासचिव, जदयू के प्रदेश महासचिव रोहित ओझा जी। आइए इस विषय पर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका मत क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका भारतीय खबर में। भारतीय खबर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र में जब लोग लड़ता है तो एक जीतता है, बाकी सब लोग हारते हैं। जो हारता है वो सीखता है, जो जीतता है फिर उसके लिए, उस सभी के लिए सांसद हो जाता है, पूरा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सांसद हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जिस तरीके से भाजपा इस बार नारा दे रही थी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं इस बार जो नारा दे रही थी उसमें कमी आ गया और लोगों का ऐसा लग रहा है कि लोगों के कार्यकर्ता जो थे, जो उनके मतलब मेहनत में कमी हो गई या फिर कहाँ कमी रह गई जो कि मिथिलेश तिवारी यहाँ से हार गए। देखिए, कुछ तो कमियाँ रह गई और जहाँ तक 400 पार का सवाल है तो सभी दल नाराज। कोई नहीं कहता है, जिस दिन नामांकन होता है कोई नहीं कहता है कि मैं 2 सीट जीतूंगा, सब कहता है कि मैं 40 सीट जीतूंगा। इंडिया गठबंधन के भी लोग 40 सीट पे जीत का दावा करते थे, इंडिया गठबंधन के भी लोग 40 सीट पे दावा करते थे। रिजल्ट आपके सामने है, 75% पे इंडिया गठबंधन के लोगों ने जीता है, 75% पे एनडीए के लोगों ने जीता है, 25% पे इंडिया गठबंधन के लोगों ने जीता है। बिहार का रिजल्ट यही है। कमोबेश यहाँ जो कह रहे हैं कि क्या कमियाँ रह गई, बिहार की राजनीति में कास्ट फैक्टर सबसे बड़ा चीज़ होता है। यहाँ विकास वाला जो मुद्दा है या विकास वाला जो शब्द है, ये समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, बिहार में 24 घंटा में 24 मिनट बिजली नहीं कटता है। यह नीतीश कुमार की देन है। आप देख रहे हैं कि आरा बक्सर जाने में 2 घंटा, यहाँ से पटना जाना हो तो 2 घंटा लगता है, आरा जाना हो तो आधा घंटा लगता है, बक्सर जाना हो तो आधा घंटा लगता है। NHAI के तहत जो हम लोग के यहाँ 4 लेन बना है, या जो लॉ एंड ऑर्डर प्रभावी है, ये सब चीज़ नितिन गडकरी, नीतीश कुमार, इन लोगों के जैसे लोगों की देन है, जिन्होंने विकास को अपना मुद्दा बनाया। और कुछ पार्टियाँ जो अपोजिशन में है तो उनके पास कास्ट शब्द के सिवा कोई शब्द ही नहीं है। जंगल राज वाले लोग हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, कास्ट शब्द को छोड़ करके उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वो तो लगातार बोलते हैं कि बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए, महंगाई पर पूछिए। आप बोल रहे हैं कि कास्ट के सिवा बेरोजगारी पर यदि सवाल वो पूछते और बेरोजगारी उनका मुद्दा होता, मैं एक लोकतंत्र की छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि मैं लालू यादव को खराब नहीं कर रहा हूँ। सामाजिक न्याय के वो भी कभी पुरोधा रह चुके हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस पे जो नीतीश कुमार ने काम किया है, इसे लालू यादव को सीख लेना चाहिए, उनके वंशजों को सीख लेना चाहिए। बेरोजगारी पे सवाल पूछने का उन लोगों का कहाँ अधिकार है? जिस परिवार के पास 20,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति हो और आय का कोई साधन नहीं हो, वो लोग बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हैं। तो पहले बताएं कि 20,000 करोड़ रुपया के एसेट्स उनके पास कहाँ से आ गई? तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपोजिशन पार्टी में उनके पास है, यहाँ बीजेपी में तो है। ये सिर्फ आम जनता को, जदयू के नेता जो है उनके पास पैसा नहीं है। बता दीजिए, नीतीश कुमार के पास पूरे बिहार में अपना एक घर बता दीजिए जो उनका एक आवास हो, सरकारी आवास छोड़ करके। दिल्ली में यदि उनका आवास है तो उनके पत्नी का परचेज किया हुआ है, उनके पत्नी के पेमेंट स्लिप से उसका EMI भराया है। जो उनका फ्लैट है तो उनके पत्नी का पेमेंट स्लिप से भराया है। नीतीश कुमार के बेटा को कोई राजनीति में किसी पद पे बता दे कि वो अपने जदयू के कहीं प्रखंडोध्यक्ष रहे हो। ये तो कहीं ना कहीं आप परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे, परिवारवाद पे हमला की बात नहीं है। अच्छा, आप बताइए, बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, नीतीश कुमार ने कराया जी। जातिगत जनगणना में स्पष्ट हो गया कि बिहार में यादवों की संख्या 14% है। तो आप बताइए ना कि यादव की संख्या 14% है और एक घर में 2G, 3G, 5G का जो नारा है कि राहुल जी, सोनिया जी, 5G में आप देखिए रहे हैं, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, लालू जी, राबड़ी जी और मीसा जी। यही ना पोजीशन है। क्या बाकी यादव यहाँ पे निरक्षर है? बाकी यादवों के पास राजनीतिक सूझबूझ नहीं है? बाकी यादव चुनाव लड़ने लायक नहीं है? आपके संसदीय क्षेत्र से सुधाकर सिंह जी सांसद बने हुए हैं। आप बताइए कि क्या जगदा बाबू के परिवार के सिवा इस संसदीय क्षेत्र में कोई लोग नहीं है कि जो रामगढ़ से विधानसभा लड़े? ग्रेजुएट MLC उनका बेटा पुनीत सिंह जी लड़ेंगे, सुधाकर सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जगदा बाबू खुद राजद का प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो ये तो लगातार जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो लगातार लालू यादव पर प्रश्न उठा रही हैं कि जब तक लालू यादव रहेंगे तब तक दूसरे किसी को पनपने नहीं देंगे।
अपोजिशन पार्टियां नहीं उठा रही है। बिहार के यादव के लोग भी बात समझ चुके हैं। जैसे आदरणीय पप्पू यादव को जिस तरीके से उन लोगों ने कांग्रेस में विलय करा लिया और पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी के तहत उनके राजनीतिक हत्या का प्रयास किया गया, जो वहाँ का जनता जो है, वहाँ के लोग जो हैं, यदि उस चीज़ पे नहीं ध्यान दिए होते, वहाँ के उनके लोग इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिए होते, वहाँ पे तेजस्वी जी का क्या भाषण हुआ था पूर्णिया में, आप एनडीए को दे दीजिए, पप्पू यादव नहीं जीत के आना चाहिए, शहाबुद्दीन की पत्नी जीत के नहीं आना चाहिए, जो शहाबुद्दीन ने पूरा जीवन खपा दिया, कन्हैया बेगूसराय से नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? हमारा कोई बिहार में हमारा कोई मुकाबला वाला चर्चित चेहरा राजनीति में जीत के नहीं आए, विपक्ष से कोई जीत जाए, इसमें उन्होंने अपना सारा सत्यानाश कर लिया। यानी कि सब लोग देख रहा है ना, यादव के लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं और अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि पूरी तरह से अपनी धाक जमा करके रखना चाहते हैं लालू यादव जी बिहार में। देखिए, राजनीति में तानाशाही के रूप में वो लोग काम करते हैं, सही के डेमोस्ट्रेटर रूल वहाँ लागू है। आम जनमानस, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के प्रति भी हम लोग की सिंपैथी रहती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग हम लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं, सब लोग, लेकिन आम जनमानस के लिए उन लोगों के पास कोई वर्क नहीं है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ पैसा छापने की मशीन के सिवा। नीतीश जी ने गठबंधन किया था, उनको डिप्टी सीएम बनाया, फिर हटाया, फिर वो लोग गिड़गिड़ाने लगे, फिर डिप्टी सीएम बनाया। क्या पोजीशन थी? शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी थे, जो एक दिन अपने विभाग में नहीं बैठे और कहता है लोग कि 5 लाख नौकरी हमने बांट दिया। जब मंत्री उस सचिव के साथ एक दिन बैठक में नहीं गया तो बिना मंत्री के सिग्नेचर के सारा फाइल पर माननीय मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सिग्नेचर किया। तब उस नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया आम जनता के बीच में गई और नियुक्ति हुआ, जिससे देश के सभी वर्ग के लोगों को, ये नहीं कुछ सिर्फ बिहार को लाभ मिला है, देश के सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिला है। और इसलिए नीतीश कुमार की छवि जो है पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इससे चर्चित हुई है। देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो एनडीए का जो है 39 सीट आया था, इस बार 30 आया है। तो क्या लगता है, उस समय भी लोग बोलते थे कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ करके विचार भी नहीं किए हैं, थोड़ा सा भी विचार विमर्श नहीं किए। इस बार क्या लगता है, नीतीश कुमार जी आज शपथ ग्रहण होने वाला है, गए हैं, क्या लगता है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशेष पैकेज जरूर मिलेगा। विशेष पैकेज एक बार आए थे आरा में, नरेंद्र मोदी थे 14 लाख करोड़ का पैकेज दिए थे। ना 1,20,000 करोड़ का दिए थे, तो 1,20,000 करोड़ का घोषणा जो किए थे, तो सारा पैकेज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। विद्युतीकरण के क्षेत्र में इतना, जो आप यहाँ खड़े हैं और सामने से आपका जो पोल ये गुजरा हुआ है, आप जहाँ बैठे हुए हैं, NHAI का रोड बना हुआ है। बिहार में सड़कों की क्या स्थिति थी? NHAI ने अपने मद से 5 वर्ष के कार्यकाल में 60,000 करोड़ का काम पूरे बिहार में किया है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है जमीन उपलब्ध कराना। आदरणीय नीतीश कुमार ने NHAI को जमीन उपलब्ध कराने में 100% सहयोग किया और विकास आपके सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज 5 लाख रुपया गरीब परिवार का बच्चा जाता है और 5 लाख रुपया तक का इलाज उसको निःशुल्क होता है। विकास नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमको उसका सुविधा नहीं मिला है। हाँ, देखिए, सुविधा के जगह पे आप जाइएगा तब सुविधा मिलेगा। उसका सुविधा मिलेगा नॉमिनेट जो अस्पताल है, सरकारी जो अस्पताल है, वहाँ मिलेगा। अब आप चले जाइएगा किसी नीम हकीम के पास, तो उसका सुविधा थोड़ी मिलेगा। आप सदर अस्पताल में जाइए, मंडल अस्पताल में जाइए, PMCH में जाइए, IGIMS में जाइए, देखिए सुविधा मिलता है कि नहीं मिलता है। तमाम लोग रोज सुविधाएं लेते हैं। अच्छा, ये तो उनकी जो निकाले हैं आयुष्मान कार्ड की जो बात कर रहे हैं आप, तमाम लोगों को सुविधा मिला है। बाकी जो अगर युवाओं की हम बात करें तो बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि बेरोजगारी पर काफ़ी वो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। तो आखिर मतलब क्या युवाओं को रोजगार के लिए क्या लगता है, बिहार में कुछ होने वाला है? हाँ, बिल्कुल होता भी है, हमेशा होता है, होने वाला भी है। बिहार के युवा सेल्फ मेड हैं, आत्मनिर्भर युवा हैं यहाँ। लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जो आत्मनिर्भर होकर के भी कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था क्या है सरकार? देखिए, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ये होना कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा लोग जो प्रयास करते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो लोग प्रयास करते हैं, जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं, सफलता कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन उनको मिलती है। बिहार जिस राज्य के पास अपना कोई भी ग्रोथ करने का ढांचा नहीं था, और इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उस बिहार को कहां से निकाल के कहां पहुंचाया। आज लॉ एंड ऑर्डर प्रभावी है। हर बच्चियों को जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से बच्चा पास करता है उसको 10,000 रुपया मिलता है प्रोत्साहन राशि। इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास करता है 25,000 रुपया मिलता है।
BA फर्स्ट डिवीजन से पास करता है 50,000 रुपया मिलता है। देश के किसी अन्य प्रदेशों में ऐसी सुविधा है क्या? पोशाक राशि का पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति राशि का पैसा मिलता है। अखिलेश यादव तो यूपी में लैपटॉप बंटवा दिए थे। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बंटवाया तो इसका रिजल्ट उनके सामने न है भाई। कहीं कुछ ना कुछ वो किए तभी तो उनका रिजल्ट उनके सामने है। और यहाँ पे लोग लाठी बंटवाया था तो लाठी का रिजल्ट भी सामने है। अच्छा, लैपटॉप का भी रिजल्ट आपके सामने है और लाठी का भी रिजल्ट आपके सामने है। तो यानी कि विश्वास है कि रोजगार जो है मिलेगा, रोजगार में बढ़ंती होगी। एकदम नीतीश कुमार के शासन में सभी वर्गों को सुशासन का राज मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावी रहेगा। कहीं आप मुसीबत में हैं तो 112 नंबर डायल कीजिएगा, आपके पास शासन प्रशासन के लोग पहुंचेंगे। आपका तबीयत खराब हो तो 112 नंबर डायल कीजिएगा तो पुलिस जाके आपको अस्पताल पहुंचाएगी। ये सुविधा है किसी प्रदेश में? अच्छा, इस बार बोल रहे हैं ये मिथिलेश तिवारी जी कि अब की बार पूरा हम मेहनत करेंगे और जो विधानसभा है 6 विधानसभा हम जीतेंगे, क्या लगता है? देखिए, मिथिलेश तिवारी जी सही बात बोल रहे हैं। वो एक परिश्रमिक आदमी है और उनमें कार्यकर्ता का एक गुण है। जो वर्कर का एक गुण होना चाहिए आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी में है। मिथिलेश तिवारी जी को किसी और ने नहीं हराया। मिथिलेश तिवारी जी को हम कहेंगे तो हो सकता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक होंगे जिनको बुरा लगेगा। उनको भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने हराया। अच्छा, मिथिलेश तिवारी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही हराया? एकदम बिल्कुल वही लोगों ने हराया। भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो खुद को प्रदेश लेवल का नेता बताते हैं कि हम प्रदेश कार्य समिति हैं, तो हम जिला उपाध्यक्ष हैं, तो हम जिला अध्यक्ष हैं, तो हम फलाना है, कोई अपने बूथ पे जितवा पाया है क्या? अच्छा, एक बड़े नेता की जिम्मेवारी होती है, कितना हो बड़ा। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके बूथ पर भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो उनको प्रधानमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक जिम्मेवारी या नैतिक औचित्य नहीं है। कार्यकर्ता का पहला मोटो अपना बूथ होता है। अपना बूथ आप नहीं जीत के आए तो फिर आपको राजनीति में प्रदेश स्तर की राजनीति कीजिए, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कीजिए, उस राजनीति का कहीं कोई लेखा जोखा जरूरत नहीं है, हवाबाजी है। इसलिए मिथिलेश तिवारी को हम बार बार आपसे कहेंगे कि मिथिलेश तिवारी जी को किसी ने नहीं हराया, भारतीय जनता पार्टी ने हराया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि इसमें तो हार गए हैं विधानसभा में, तो कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि फिर से उनकी पार्टी कोई मतलब हरा दे या फिर विधानसभा में उनको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि मिथिलेश तिवारी जी को मैं पिछले 6 साल से जानता हूँ। अच्छा, 2018-19 से जानता हूँ, जब वो MLA हुआ करते थे। थोड़ा तेज बोलिए। जब वो MLA हुआ करते थे 2018-19 में, तब से उनको जानता हूँ। उनका एक एक रूप मैं देखा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा, जहाँ के वो विधायक थे, तो उस विधानसभा में जिस समय हम लोग के बक्सर नगर पालिका में सीवरेज का काम होता था, उस समय गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा में पंचायतों में सीवरेज का काम होता था। अच्छा, तो जब जितना हम लोग का शहर डेवलप है उतना वहाँ का पंचायत डेवलप है। तो लेकिन एक बात बोला जाता है कि यदि वो इतना डेवलपमेंट का काम किए हैं तो फिर वो बैकुंठपुर से हार कैसे गए? एक बार जीते फिर दोबारा हार गए। हम बोले ना आपको कि बिहार की राजनीति में जाति प्रभावी है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जाति वहाँ एक जनता दल यू के पूर्व विधायक थे, भाजपा जदयू का गठबंधन हो गया था। मिथिलेश तिवारी चूँकि भाजपा से विधायक थे 15 में, 20 में उनको सिंबल मिला। आदरणीय मंजीत सिंह जी वहाँ से MLA थे, निर्दलीय लड़ गए, 45,000 वोट काट दिए, 13,000 से मिथिलेश तिवारी हार गए। यही हुई थी और इसके सिवा कुछ नहीं हुआ था। आज भी यदि मिथिलेश तिवारी जी वहाँ लड़ने जाएं, लेकिन हमको तो लगता है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बक्सर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित अगला चुनाव जीत के जाएंगे, ये भी निश्चित। अब तो बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी बोले हैं कि अब मेरा जो भी परिचय है अब बक्सर ही रहेगा, कोई मेरा परिचय अगर नया रहेगा तो यहीं से रहेगा। तो कहीं ना कहीं फिर से विधानसभा की अगर बात किया जाए तो कहीं फिर से बाहरी भीतरी वाला तो खेल नहीं ना होगा। देखिए, बाहरी कोई नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी गोपालगंज के रहने वाले हैं और गोपालगंज का रेडिएशन बक्सर आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से 100 किलोमीटर का अधीन है। यदि बाहरी भीतरी की बात होता तो सुपौल से आके आरा में RK सिंह लड़ते थे, 350 किलोमीटर की दूरी से लड़ते थे। उजियारपुर 370 किलोमीटर की दूरी से उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ा करते थे। यहाँ तक कि खुद मोदी जी आकर गुजरात से लड़ते थे और राहुल गांधी जी आकर वायनाड लड़ते थे। देश के चुनाव में बाहरी भीतरी कोई मुद्दा नहीं होता। ये आप कह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टियां लगातार उन पर ये प्रहार करती है कि ये बाहरी भगाने का काम जो इस बार हुआ है, इस बार दिखाया है बक्सर की जनता ने। अपोजिशन के पास क्या मुद्दा है? क्या बोलेंगे? विकास पर वो क्या बोल सकते हैं? क्या बोलने की स्थिति में है बताइए आप? मतलब विकास पर वो नहीं बोलते, लेकिन लगातार वो बोलते हैं। अरे विकास पे वो क्या बोलेंगे? विकास पर वह व्यक्ति क्या बोलेगा जो खुद 15 वर्ष बिहार के जल संसाधन मंत्री उनके पिताजी रहे हैं, आदरणीय सुधाकर जी के। सुधाकर जी भी बिहार सरकार के कृषि मंत्री रहे हैं, 4 साल से विधायक हैं। रामगढ़ का पोजीशन देख लीजिए और बैकुंठपुर का भी स्थिति का जाकर अवलोकन कर लीजिए। जहाँ एक परिवार का विधायक 35 वर्षों से हो, 30 वर्षों से हो,
इसके बाद उस क्षेत्र का पोजीशन देख लीजिए, और जहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता 5 साल का विधायक हो, वहाँ भी पोजीशन देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप अगर तुलना किया जाए तो रामगढ़ से जो है बैकुंठपुर की स्थिति बहुत ही अच्छा है। एकदम बिल्कुल अच्छा है। मैं तो बोला ना आपको कि जो जीत गए उनको बधाई, लेकिन आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी के पास जो कार्यकर्ता का गुण है, जो कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान है, जो कार्यकर्ताओं को इज्जत के नज़रिए से देखते हैं, यदि उनकी कमेटी, उनके मंडल कमेटी के लोग ग्रास रूट पे गए होते और ग्रास रूट के वर्करों को पूछे होते तो आज रिजल्ट यह नहीं होता। कुछ रिजल्ट अलग होता, एकदम रिजल्ट अलग होता। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं सोनी चुबे जी, तो सोनी चुबे जी ने हराने का काम किया है। वो हराने का काम किया है, एकदम बिल्कुल हराने का काम किया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। भाजपा के लोगों से आप कभी हम माइक पे बोल रहे हैं, मतलब वो आकर के नहीं सपोर्ट किए, इसकी वजह से आकर के सपोर्ट नहीं किए। जहाँ जहाँ उनके लोग थे वो विरोध के सिवा कुछ नहीं किए। और आनंद मिश्रा के लड़ाने के पीछे कहीं ना कहीं उनकी साजिश थी। अच्छा आप बताइए, किसकी साजिश थी? अश्विनी चुबे जी की साजिश। अच्छा, अश्विनी चौबे जी की साजिश थी आनंद मिश्रा को लड़ाने की? आपको हम बताते हैं, आप बताइए कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश देता है कि 90 लाख रुपया आपको खर्च करना है। मिथिलेश तिवारी जी के खाता में उनके पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 90 लाख रुपया है खर्च करने के लिए। लेकिन 1000 यूट्यूबर लेकर के ये पुणे और दिल्ली से जो आनंद मिश्रा जी आए थे, ये यूट्यूबर किसके खर्चा पर जा करके गांव-गांव में भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे थे? आखिर में इन यूट्यूबरों का खर्चा किसने वहन किया? आनंद मिश्रा जी 2 लाख रुपया मंथली के आदमी है, 2 लाख रुपया पर मंथ उनको मिलता है। अब अपना जो QR कोड जारी किए थे, 1,20,000 रुपया उनको चंदा मिला था QR कोड से। तो आखिर में चुनाव लड़ने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? जैसे का पैसा भी वितरण हो गया, कहाँ से आ गया बताइए? नहीं तो जो मतलब QR कोड ये वितरण किए थे अपने फेसबुक पर, कुछ पैसा रखे होंगे। 1,20,000 रुपया देखिए रखे होंगे से मतलब नहीं होता है, कोई से मतलब नहीं होता है। सरकार के पास हम लोगों की जो भी संपत्ति है वो सरकार के ऑन रिकॉर्ड में होती है। जो भी व्यक्ति नौकरी करता है या संवैधानिक पद पर बैठता है, तो संवैधानिक पद पर बैठने से पहले उसके पास इनकम टैक्स रिटर्न, सरकार का जो रूल है, जो प्रोसीजर है, तो उसमें आपको संपत्ति घोषित करना है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। यानी कहीं ना कहीं आपके कहने का तात्पर्य है कि आनंद मिश्रा जो लड़े हैं चुनाव, इनके पीछे कोई जो पार्टियां हैं वो खर्च की है पैसा। हाँ बिल्कुल एकदम लड़ाया गया है। और आनंद मिश्रा नहीं लड़े हैं, पॉलिटिकल करस्पेरेंसी है, राजनीतिक साजिश के तहत उनको लड़ाया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लालू यादव के मतलब कहने पर लड़े हैं, फिर और भी तमाम तरीके की बातें आ रही थी। लालू जी बड़े चीज़ हैं, लालू जी के बारे में हम इतना छोटा बात नहीं बोलेंगे। लालू जी के बारे में हम इतना छोटा बात नहीं बोलेंगे। लेकिन हम क्या आपको बोला ना मैंने शुरू में ही कि मिथिलेश भैया को भारतीय जनता पार्टी ने हराया और किसी ने नहीं हराया। अच्छा, इनकी कहावत वही है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। 2019 के चुनाव में ब्रह्मपुर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का वोट आया है, वो वोट आज राष्ट्रीय जनता दल का आ रहा है। और जो राष्ट्रीय जनता दल का वोट आया था वो आज भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। परिस्थितियाँ देख लीजिए। और जो लोग दल में रह करके दल के विरुद्ध काम किए हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रत्याशी महोदय से आग्रह जरूर करूँगा कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी को हराने में भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है, कुछ लोगों का हाथ है उसमें से। अच्छा, सच कहना यदि बगावत है तो समझ जाइए मैं बागी। अच्छा, हम लोग कभी भी कोई प्रचार किसी भी प्रत्याशी से अपने गाड़ी में तेल डलवा के नहीं हम लोग किया है। मैं 2015 में सेठ जी का चुनाव कंपनी का यहाँ अध्यक्ष रह चुका हूँ ब्रह्मपुर विधानसभा में। 2022 में भी जो चुनाव हुआ हमारे नेतृत्व में ही ब्रह्मपुर में उनका चुनाव हुआ। दोनों चुनाव में हम लोगों ने सफलता हासिल की है। अच्छे कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन वो भी नहीं कह सकते हैं कि हम रोहित ओझा के गाड़ी में किसी दिन 1000 का डीजल डलवाए होंगे। तो यह अपना मेरिट है। और अन्य दलों के पास क्या परिस्थितियां है आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके हम जो नाम लिए, अच्छा आप बताइए ना, यहाँ भाजपा में 5-5 मंडल अध्यक्ष हैं, क्या उसमें कोई अति पिछड़ा का बच्चा नहीं होना चाहिए? क्या उसमें कोई दलित नहीं होना चाहिए? मैं भी सवर्ण हूँ, तो क्या सवर्ण को ही राजनीति पर बर्दाश्त प्राप्त है कि सिर्फ सवर्ण यहाँ जो रहेगा और कोई नहीं रहेगा? सबका है, सबको अधिकार रहना चाहिए। अति पिछड़ा और दलित होता तो आज वो अपने समाज में जाता है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने अति पिछड़ा दलित के लिए क्या क्या किया है ये बात उसको बताता, तो कोई था नहीं। जो थे वो कहीं ना कहीं ऑबलाइज नहीं किया गया, उनको भेजा नहीं गया। और प्रत्याशी महोदय को डार्क में रखा गया कि आप यहाँ इतना से जीत रहे हैं, यहाँ ऐसे है, यहाँ वैसे है, यहाँ वैसे है। सत्यता से उनको
सत्य की जानकारी रूबरू नहीं कराया गया, सत्य की जानकारी नहीं दी गई। हम चलिए, बहुत डीपली बातें आप बता रहे हैं। डिपली बातें नहीं, यही सच्चाई है। हम लोग हार के बाद भी 5-6 दिन लगातार उनका, जो 4 तारीख के बाद आज 5 दिन हो गया, हम लोग एक दिन एक लोगों से, चूंकि हर दल में हम लोगों के मित्र हैं। मैं जनता दल यू का हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जनता दल यू का हूँ। हर दल में हमारे नज़दीकी लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत करके तब ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि मिथिलेश तिवारी को किसी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बागी लोगों ने हराया, उनके साथ रहने वाले लोगों ने हराया। देखिए, इन्होंने ये बता रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी को उनके पार्टी के कुछ लोग, जो बागी लोग हैं, वही हराए। एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। आज तो शपथ ग्रहण समारोह है प्रधानमंत्री जी का। इस बार, पिछले बार 303 उनका आया था सीट, इस बार आया हुआ है 240। बाकी अलग अलग 14 दल के जो 53 सांसद हैं, सभी मिल करके, और बाद में जो है ठाकरे जी सपोर्ट किए हैं। तो क्या लगता है, सरकार चल जाएगी 5 साल तक? एकदम बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है या फिर जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, एनडीए में यदि बिखराव होता तो उनके 9 सांसद आ गए एनडीए में, जो इंडिया अलायंस में लड़े थे। तो बिखराव तो वहाँ है, बेचैनी है, बेचैनी तो वहाँ है। जो 99 सांसद कांग्रेस के जीते हुए हैं, वो अस्थिर हैं, इधर उधर कर रहे हैं एकदम। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सरकार नहीं चल पाएगी। देखिएगा, 5-6 महीना, साल भर के बाद देश की राजनीति, सरकार गिरेगी। देश की राजनीति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार की राजनीति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और देश में नीतीश कुमार के चेहरा का, भाजपा को नीतीश कुमार के चेहरा का पूरे देश में लाभ मिलने वाला है। आगामी जो भी चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय पटल पर रहेंगे। और ये बिहार के लिए बहुत सुखद बात है, जो व्यक्ति बिहार को इस मुकाम पे पहुंचाया, जहाँ की आज बच्चियाँ झुंड के झुंड विद्यालय में जाती है। दलित महादलित की बेटियाँ झुंड के झुंड साइकिल चलाते हुए विद्यालय में जाती है, ये हमने किसी प्रदेश में नहीं देखा, बिहार के सिवा। तो इसी तरीके का जो है विकास होने वाला है, मतलब आगे चल करके एकदम बिल्कुल होने वाला है, एकदम बिल्कुल होने वाला है। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रदेश महासचिव रोहित ओझा जी। ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का चेहरा जो बिहार में है, वैसा दूसरा किसी का नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया, वैसा दूसरा किसी ने नहीं किया। और भाजपा जो है, नीतीश कुमार जी भाजपा की जो है आज के समय में ज़रूरत बन गए हैं। और कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो अभी आज शपथ ग्रहण समारोह है, सरकार चलेगी। और इन्होंने बताया कि बखूबी, बहुत विश्वास के साथ ये बता रहे हैं कि सरकार जो है 5 साल तक चलेगी। बाकी आप लोगों का राय क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे भारतीय खबर, राकेश कश्यप के साथ, कैमरे के पीछे आकाश पराशर। जय हिंद।